ये चीज हमने कल डिस्कशन में अप्रोच क्या था डिस्कशन ऑफ क्लोज अप्रोच? ये न्यूक्लियस के सेंटर से वो वाला डिस्टेंस था जहां तक सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल रीच कर पाया था, यही था ना? और इस पॉइंट के ऊपर अभी क्या हुआ, क्या क्या इक्वल हो गया था? जितना इसका एनर्जी होगा उतना ही ये इसको क्या कर रहा होगा, एनर्जी के साथ रिपेल कर रहा होगा ना। तो हमने कहा था कि किनेटिक एनर्जी किससे इक्वल हो जाएगी? पोटेंशियल। और ये डी का सिग्निफिकेंस क्या था, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, क्या बताता था आपको? अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? ये भी अपलोड। अब इसको आज हम फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा कितना है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो आपको याद होगा फर्स्ट टर्म से इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? कुछ आइडिया है? उसका सिंबल होता था U, K या माइनस K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। स्क्वायर किस में आता होता है? फोर्स में और फील्ड में। एनर्जी में क्या आता है? पावर 1 आती है। आप इसको यहां से भी निकाल सकते हो। B क्या होता है? डबल जी बाई Q, और B क्या होता है बेसिकली K Q बाई R, ये तो याद होगा, पोटेंशियल K Q बाई R। तो ये Q भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K Q1 Q2 बाई R आ जाएगा वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है। इतना मत भूलिए, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R, ठीक है? अब देखिए दो चार्ज यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला चार्ज तो कौन है? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है? अब इसके हम लोग थोड़े ले लेते हैं पार्टिकल्स। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये भी हम दिमाग में रखें। हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कई बार ये भी वर्ड कई में भी आ जाता है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो उसके अंदर दो प्रोटॉन होंगे, तो एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया वहां पे? 2E, ठीक है? इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का, वो 4 टाइम्स होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन का मास mp है तो उसका मास कितना होगा? 4 into mp। वो तो पता नहीं, इवन का मास डबल होता है। ऐसा को बोलो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एटॉमिक मास बताइए कितना है? डबल करते होते हैं ना। और नंबर का कैसे करते होते हैं? लिखने में लिखना है, कितना आएगा? 7 आएगा, 6 नहीं आएगा। और में क्या करते होते हैं? डबल करके एक प्लस कर देते होते हैं। तो उसके बाद इसका मास कितना आ गया? 4 into mp। ये जो सामने बंदा खड़ा है, ये कौन था? ये गोल्ड था। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। इस चीज का क्या मतलब है? इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 79। और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? E, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 79 इंटू, लेकिन हम इसको इन जनरल लिखेंगे ZE। यहाँ पे Z क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर। अगर आप गोल्ड की जगह पे सिल्वर यूज करते हो या फिर और मेटल यूज करते हो, तो आप यहाँ Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ आ गया? Z यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये लिख सकते हैं। तो मेरे पास दो चार्जेस आ चुके हैं, पहला Q1, दूसरा है Q2। Q1 है मेरा अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है 2E। Q2 है मेरा जो न्यूक्लियस है, इसको तोड़ना है, इसका चार्ज है ZE। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है?
डी, जिसको हमने क्या माना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आया? ये देखो ना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, तो डिस्टेंस कितना माना हमने, डी। तो बताओगे इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस पूरे सिस्टम का? फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। तो लगा रहा हूँ, देखो माइनस के, Q1 की वैल्यू कितनी है 2E, Q2 की वैल्यू कितनी है ZE, अपॉन डिस्टेंस कितना है वो D, जो कि हमने निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फिर इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस के 2Z E स्क्वायर बाई डी। अब इसका किनेटिक एनर्जी कितना आएगा अल्फा पार्टिकल का, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mb मतलब m ऑफ अल्फा इनटू b ऑफ अल्फा का स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी में मूव कर रहा हो। अब दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में इक्वल कर दीजिए और d का वैल्यू निकाल लीजिए, इतनी काम है बस। मैं आगे आगे पेज पे कर रहा हूँ। तो हाफ m ऑफ अल्फा b ऑफ अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 2Z E स्क्वायर बाई डी। तो यहाँ से आपके पास डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4k Z E स्क्वायर बाई m अल्फा b अल्फा का स्क्वायर। इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, वो बस इंटेक्स ही है, तो वो आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर। यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। कई बार कई बुक्स के अंदर अगर आप ऑर्डर वगैरह चेक करेंगे वहाँ पे ऐसे लिखा होगा इसको माइनस के ZE स्क्वायर बाई KE। वो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट ही नहीं करते हैं, उसको KE रहने देते हैं। हाँ टू रहेगा, यहाँ पे टू रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में पेपर में क्वेश्चन आएगा, किनेटिक एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होगी। जैसे बोल देगा कि कोई अल्फा पार्टिकल है, वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करिए। तो आपको सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में करना पड़ेगा। सबसे पहले मेगा को करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 6। फिर जूल में करने के लिए कितने से करोगे, 1.6 into 10 की पावर -19। तो याद रखना इस चीज को, सीधा कभी नहीं देगा आपको, यूनिट आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी पक्का। ये तो मेगा भी दे सकते हैं आपको, किलो भी दे सकता है, वो अपने हिसाब से देगा आपको। इसका लास्ट टॉपिक लिखिए इस रदरफोर्ड मॉडल का, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहला लिमिटेशन था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझाते हैं क्या है। इन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये प्लस प्लस के बीच में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं होता है, एटम क्यों स्टेबल है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये ऐसे फट जाए और एटम भी आपका कोलैप्स हो जाए।
तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सारा पॉजिटिव इकट्ठा क्यों है या इकट्ठा कैसे रह रहा है। तो एक फर्स्ट इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन रबर थोड़ा सा दूसरा लिखूं। इसका सेकंड लिमिटेशन था वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था। लोगों ने ये पूछा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, तो हर एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कुछ ना कुछ एनर्जी को लूज करेगा। जैसे आप मान लो ग्राउंड पर चक्का लगाना शुरू कर दो, आप एक चक्कर लगाओगे, दो लगाओगे, तीन लगाओगे, फिर थक जाओगे, तो आपका पाथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर आप शायद शॉर्टकट से जाना स्टार्ट कर दोगे बीच में से, होता है कई बार। तो अगर इलेक्ट्रॉन फिलहाल यहाँ ऐसे मूव कर रहा है तो अगले चक्कर में इसका पाथ हो जाना चाहिए छोटा, फिर उसमें और छोटा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको लगातार अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाना चाहिए कुछ इस हिसाब से कि पहले ऐसे मूव कर रहा था, फिर ऐसे करेगा, फिर और छोटा करेगा और अल्टीमेटली इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कैसा क्यों कर दोगे। इसका थर्ड लिमिटेशन था वो था स्पेक्ट्रम। एक मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि जब हम एटम्स को हीट करते हैं तो उसमें से अलग अलग कलर्स की लाइट क्यों निकलती है। अगर कम हीट होगा तो अलग लाइट निकलेगी, ज्यादा हीट पे अलग कलर का लाइट निकलेगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
अगला टॉपिक डाल लीजिए बोहर मॉडल, जिसने इन लिमिटेशन को रेक्टिफाई किया था और इसमें से आपको सॉल्व पक्का आएगा बोहर मॉडल का। पीछे करेंगे। हो गया? इन्होंने स्पेशली 3 पोस्टुलेट दिए थे, तो पहले हम वो लिखेंगे कि वो रखते पोस्टुलेट ही पूछ लेता है बोहर मॉडल के। फर्स्ट लिखें, पोस्टुलेट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन्होंने बड़ा सिंपल सा कहा कि ये अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, अगर मतलब यहां तक एटम का बाउंड्री है, ठीक है, यहां तक, हालांकि एटम का बाउंड्री कभी वेल डिफाइंड होता नहीं है, हम मान रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ये पूरा स्पेस अवेलेबल है, यहां कहीं भी वो घूम सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि कहीं भी घूम सकता है, एक फिक्स ऑर्बिट्स हैं, सिर्फ उन्हीं में वो घूम सकता है, और उनका नाम क्या रख दिया उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और एक और स्पेशलिटी इन ऑर्बिट्स की, जो तो बोलो व्हाइट में शो कर रहा हूं कि ये वाले स्टेशनरी व्हाइट वाले, जो बाकी सारे बच जाएंगे ग्रीन में शो कर रहा हूं, यहां यहां यहां, ये सारे नॉन स्टेशनरी होंगे। इनका कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी में घूम रहा होगा यहां पे, तो घूमते वक्त वो अपना एनर्जी लूज नहीं करता। रदरफोर्ड का पहला लिमिटेशन क्या था, यही था ना कि इलेक्ट्रॉन घिसता क्यों नहीं अंदर। इन्होंने सिंपली कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ व्हाइट वाले पोर्शन में घूम रहा होगा तो जितनी देर मर्जी घूमे ये, तो ये एनर्जी बिल्कुल लूज नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी कारण ये नॉन स्टेशनरी में आ गया, तब ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, और लूज करके वापस कहाँ आ जाएगा, स्टेशनरी में, और फिर वो लूज करना बंद कर देगा। जैसे आपने भी पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए एक एटम है, ये मान लो इसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ये इसका दूसरा स्टेशनरी है, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने इसको एनर्जी दिया बाहर से, एनर्जी देने के कारण ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मान लो ये एक्साइट होकर यहां तक चला गया, यहां तक, और ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया इसने, और ये वाला कौन सा है, नॉन स्टेशनरी। तो क्या यहाँ पे रह पाएगा ये, हर एक चक्कर में क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, करता 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 वापस कहाँ पे आ जाएगा दोबारा, फिर स्टेशनरी। तो जो एनर्जी लूज करेगा वो कहाँ जाती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये इनका आइडिया था कि एटम के अंदर ऐसे ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर उनमें वो घूमेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, अगर उनके अलावा कहीं भी घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा। वैसे सुनने को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हैं, मतलब राज चल रहा है अपना। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए जरा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का ये लिख देते हैं। सेकंड लिखें इसका पोस्टुलेट
तो इन्होंने कंडीशन दिया, इन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिट स्टेशनरी नहीं है, अगर कोई ऑर्बिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही स्टेशनरी होगा। इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। सेकंड पोस्टलेटर बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, मतलब एटम में जो स्पेस अवेलेबल है वहां पे हर एक स्पेस में अगर घूमेगा तो वो स्टेशनरी नहीं होगा, जो ऑर्बिट इसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा। ये एच है, प्लैंक कांस्टेंट। तो जो ऑर्बिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही वाले स्टेशनरी होंगे। इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखते हैं, MVR equals to NH/2π। ये हमने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है, आपको याद होगा थोड़ा पीछे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके हमने ड्राइव किया था। ये MVR एंगुलर मोमेंटम होता है L, ये N आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर H/2π। याद है वो जब ड्राइव किया था, इलेक्ट्रॉन को एक बार हमने पार्टिकल माना था तो वो आया था आपका 2πr, फिर इस पे एक बार क्या माना था हमने, वेव, तो आया था n लैम्डा, दोनों को इक्वल कर दिया था, लैम्डा को पुट कर दिया था h बाय, वो कंडीशन बन गया था। तो ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए ताकि स्टेशनरी ऑर्बिट हो। तो n को कितना पुट कर दोगे आप 1, तो कितना आ जाएगा h/2π। सेकंड के लिए कितना आएगा h/π, थर्ड के लिए 3h/2π। कई बार आपसे रेशियो पूछ लेता है, सेकंड की फर्स्ट के साथ, थर्ड की फर्स्ट के साथ, कि अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं तो उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताइए। तो ये यहां से आप रेशियो बता सकते हो इजीली। तो आपको L1 रेशियो L2 पूछा जाता है कई बार, या फिर L2 रेशियो L3, इवन L3 रेशियो L1 भी पूछा जाता है। तो आप यहां से 1, 2 और 3 पुट करके डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं Q इक्वल्स टू NE, इस चीज का क्या मतलब होता है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब किसकी, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडम, इसकी कुछ तो फिक्स वैल्यूज है। जैसे आप n को कितना पुट कर सकते हो 1, n को कितना पुट कर सकते हो 2, लेकिन कभी भी आप n को 1.5 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। अभी आपको जो पेपर हुआ था ना, दिल्ली सिटीजन का पेपर आया था, उसका पहला क्वेश्चन ये था, उन्होंने ऑप्शन दिए होते कि इनमें से कौन सा चार्ज अलाउड नहीं है, तो वहां पे एक ऑप्शन था 1.5e, तो वो देखना था उन्हें कि वो अलाउड नहीं है।
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, देखो क्वांटाइज्ड है। अब n को 1 पुट कर सकते हो, 2 3 4 5, तो एक लिमिटेड वैल्यू ही होंगी एंगुलर मोमेंटम की। तो लिख सकते हैं साइड में आप, इस सेकंड मॉडल या सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। चलो तीसरे पे, थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड ने क्या बोला, इसका थर्ड पोस्टुलेट है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आसान सा ही, मान लो ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसको बाहर से एनर्जी देते हो, सपोज इस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है E1, मान लो एक्साइट होकर यहाँ चला गया, ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया इसने, इसको बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। मान लो इसका एनर्जी कितना है E2, तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा, वो कहाँ आएगा, अपने वापस स्टेशनरी ऑर्बिट में आएगा। तो जैसे वो वापस आएगा तो कितना एनर्जी बाहर छोड़ेगा, यहाँ गलती होती है, ये छोड़ेगा E1 माइनस E2। कोई ग्राउंड स्टेट का एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, वो हम बाद में फॉर्मूला बनाएंगे माइनस वाला 13.6/n² वाला, इतना एनर्जी ये बाहर छोड़ेगा। याद रखना कि ग्राउंड वाले को आगे रखना है, एक्साइटेड वाले को कहाँ रखना है, पीछे, वरना आपका साइन का फर्क पड़ जाएगा, आपका नंबर वहां पे क्रॉस हो जाएगा। सर अगर E1 ज्यादा एनर्जी वाला है तो फिर अनस्टेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन? अरे नहीं, E1 का एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू E2, ये तो आपने बाहर से सप्लाई किया ना उसको, मैं आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इनको बढ़ाते जाते हो तो इसका वैल्यू कम आएगा ना, अभी आपको ये चीज समझ नहीं लगेगी क्योंकि यही फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, जब इसकी डेरिवेशन आपको पता लग जाएगा। वैसे आंसर आपका वही आएगा, लेकिन साइन का फर्क पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन पोस्टुलेट मेन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पॉसिबल है, एक्साइट करने के बाद वो कितना एनर्जी बाहर छोड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ये आप लिख सकते हैं फिलहाल। ग्राउंड स्टेट माइनस है। हाँ जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h𝜇1 माइनस h𝜇2। ये म्यू क्या होगा, जब वो ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है तो उसके घूमने का फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ का μ1, यहाँ का μ2 होगा। ये इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं h कॉमन निकाल के c/λ1 माइनस c/λ2।
तो ये आपका बोर मॉडल पूरा हो गया पॉस्टुलेट के साथ, अब पूरा नहीं हुआ मतलब इसके पॉस्टुलेट पूरे हो गए। इसका सेकंड पॉस्टुलेट ही आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, अगर पूछा गया, इवन पूछा भी हुआ है क्वेश्चन इसका। सर वो नहीं समझाएगा किसी पॉजिटिव चार्ज अंदर रिपेलिंग वाले वो आएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे वो न्यूक्लियर चैप्टर में हो जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बोर मॉडल, अगला अपडेट हैव बीन अप्लाइड। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, इनमें से एक कैलकुलेशन पक्की आती है आपको पेपर में, जो भी सबके पेपर हुए हैं, चाहे वो रेडियस का है, चाहे वो वेलोसिटी का है, चाहे वो एनर्जी का है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का है। मान लो इलेक्ट्रॉन है, रेडियस r के ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मास कितना मान लेते हैं हम लोग m, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए v, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मान लो ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है कितना होता है वो -e। आपने प्लस वन में किया था सैटेलाइट्स का ग्रेविटेशन चैप्टर में, अगर किसी ने वो 3-4 डेरिवेशन की थी तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो सेम ही है। वहां पे हमने टाइम पीरियड निकाला था, एनर्जी निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी, और उसके ऑर्बिट का लंबाई निकाला था, सारा कुछ यहाँ पे सेम करना है। अगर ये घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे गिर नहीं रहा अंदर की ओर, जैसे ये मान लो अर्थ है, ये सैटेलाइट घूम रही है, लेकिन ये अर्थ की तरफ नहीं घूम गिरती है, क्या कारण होता है? ग्रेविटेशन फील्ड तो बाहर होती है। अरे नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर से घूमेगी कैसे, वो तो निकली जाएगी कहीं और। यहाँ पे लॉजिक क्या है, जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है, पता है सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की ओर लगती होती है, वो किसके इक्वल हो जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। दोनों का आपस में बैलेंस होता है, तो अंदर और बाहर वाली फोर्स सेम होती है, तो वहीं पे अटकी रहती है वो। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ मान रहे हैं हम लोग, अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है और नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसकी सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या होगी है? ग्रेविटेशन, सॉरी यहाँ पे कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सेंट्रीफ्यूगल या सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? mv² पढ़ा हुआ है, mv², ये सेंट्रीफ्यूगल का या सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है। इसको किससे इक्वल कर देना है हमने? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ये फॉर्मूला याद है, कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 डिस्टेंस r, तो फोर्स कितनी थी इनके बीच में? K, Q1 Q2 बाय, यही अप्लाई करने वाला हूं। इसको मान लीजिए Q1 है, इसको मान लीजिए कितना है? Q2, तो बताइए फोर्स कितना आएगा? K, Q1 का वैल्यू कितना है? ZE, Q2 का वैल्यू कितना है? -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? ये लीजिए। तो इतने फोर्स के साथ न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा होगा। तो इस फोर्स और इस फोर्स को आपस में इक्वल करना है हमें, तो ये लिख दिए -K ZE² बाय r²। फोर्स से मैग्नीट्यूड ले लेना, फोर्स से मैग्नीट्यूड ले लेना, ले सकते हैं, बट हमने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मेंशन की है, मैं माइनस में बता रहा है आपको। ये माइनस क्या बता रहा है आपको? कि इस फोर्स और इस फोर्स का डायरेक्शन के आपस में अपोजिट है। बाद में हम इसको नेगेटिव भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ही बता रहा है। अब एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? तो यहां से आर की वैल्यू देखिए क्या आएगी? -K ZE² बाय mv²। ये बन जाएगा तो पहला फॉर्मूला रेडियस का, कि इतने रेडियस के अंदर ये घूमेगा।
कर दो आगे। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया रेडियस का। अब हमने अंदर लेके आना है बोहर मॉडल को। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एम्पियर किसके इक्वल था, NH बाय, यहां से B का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा, NH बाय 2 पाई RM। देखा कैसे निकाला, इस B की वैल्यू को यहां इंसर्ट कर दीजिए, यहां पे, बस ये लास्ट स्टेप रहेगा। तो ये R बनेगा माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन M ब्रैकेट, ये B के वैल्यू पुट कर देना, ये B स्क्वायर तो बनेगा M स्क्वायर H स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर इंटू M का स्क्वायर। यहाँ से M स्क्वायर से एक M क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको भी यहाँ से लिख रहे हैं, तो R आ जाएगा माइनस KZE स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, N स्क्वायर H स्क्वायर। अब देखिए एक R से अगेन एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से R का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, ये आएगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन KZE स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। एक M का नीचे था, E इंटू M आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ N, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे। नीचे है ना, सर इधर ना है, इधर ना है ऊपर पे R ऊपर कट है। हाँ ये ऊपर जाके फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ आएगा ये 4 पाई स्क्वायर M, ये कुछ नहीं, ये आपको डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, जो कि रिसेंट टाइम में पूछी भी गई है, लेकिन इसके और अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको दिखाता हूँ इसी फॉर्मूला से। अगर आप इस फॉर्मूला में नोट करें, ये x स्क्वायर क्या रहेगा, वेरिएबल पे कांस्टेंट, ये k जो कि डायरेक्टली कांस्टेंट 9 10 पावर 9 वैल्यू होती है, ये e कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, m भी क्या है, मैंने z को कांस्टेंट नहीं माना है, क्यों, N भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो z जो है ना वो एटम के हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो हाइड्रोजन एटम को, z कितना पुट करोगे 1, हीलियम के लिए कितना पुट करोगे 2, ये n भी तो वेरी करेगा ना, कि आप फर्स्ट शेल का देख रहे हो, सेकंड का, फिर थर्ड का। तो आप देख सकते हो इसको r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय, क्योंकि मैंने बाकी सारे पोर्शन का पुट कर दिया कांस्टेंट। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो कि r इक्वल्स टू p n स्क्वायर बाय z। यहाँ पे p क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट को एक वैल्यू पुट कर दिया p। करूँ आगे, और यहाँ से सवाल देखना कैसे बनेगी। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, r इक्वल्स टू p n स्क्वायर बाय z, या इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। पहला फॉर्मूला होता है ग्राफ का, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ, क्या शेप का आएगा, अगर r वर्सेस z का ग्राफ हो, दूसरा ग्राफ बनेगा आपका रेडियस वर्सेस n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका शेप बताएंगे कैसा आएगा, क्योंकि ये 1 है, ऊपर के क्या हो जाएगा ये -1, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इसका क्योंकि 1 और 2 है तो ये आएगा पैराबोला, डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग, क्योंकि 1 और 2 है पॉजिटिव, तो ये ऐसे जाएगा।
एक ग्राफ और पूछ सकता है आपसे, वो है R वर्सेस 1/z का, तो ये सीधा जाएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो n² के इक्वल होगा, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं। एक तो ये तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राफ बना के दे देगा आपको, जब पूछेगा आपसे ग्राफ बनाओ, कर दो अभी। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन देखिए, रेशियो वाला, ये तो आता ही डेफिनेटली। आपको दे देगा कि हाइड्रोजन एटम है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो जेड को कितना पुट कर दोगे तुम 1। फिर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले उसकी ग्राउंड स्टेट में था, उसका रेडियस कितना था मान लो r1। फिर वो किसी भी कारण इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वर्ड को समझना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहां पे, तो इसके लिए रेडियस कितना हो गया r2। फाइंड आउट द रेशियो टू द r2 to r1, r2 और r1 का रेशियो निकालिए कितना आएगा, ये निकाल लेना। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए इसके बारे में। ग्राउंड स्टेट का रेडियस r1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कितना है r2। देखो r1 क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना मानोगे 1, क्योंकि वो फर्स्ट ही होगा ना फिर, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां पुट कर रहे हैं इनको 1। जेड तो ऑलरेडी कितना है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम है। r2 फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n कितना मानोगे 2, तो कितना आएगा ये 2 का स्क्वायर बाय 1। जब रेशियो लोगे r2 पे r1 कितना आएगा 4:1, इतना काम है। जैसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस होगा वो सेकंड के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होगा। ये फॉर्मूले को यूज किया है n²/z को ग्राउंड स्टेट के लिए। हाँ, ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि अगर ये भी यूज करो ना p से p तो कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो लोगे। ग्राउंड स्टेट के लिए n को 1 पुट करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना पुट करना है तुमने 2। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट को कितना पुट कर देते हैं वो 1, तो वो गलत है, वो उसका 2 आएगा। हाँ 1 है, करो आगे। दूसरा देखिए सवाल, ये आपको बोलेगा कि एक हाइड्रोजन एटम है और एक लिथियम का एटम है। इसकी ग्राउंड स्टेट और इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के रेडियस का रेशियो बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट और उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का रेडियस बताना है। इसको r1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि n²/z होता है, और ग्राउंड के लिए n कितना पुट कर दिया हमने 1। इसका क्या आएगा, गलती हो रही है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, पहले ग्राउंड स्टेट के लिए 1 मानना होगा, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए कितना मानेंगे 3, तो कितना आएगा ये 9 लिथियम में प्रोटॉन कितने होते हैं 10। ये गलती होती है, हम फ्लो में इसको 1 पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था n²/z था इसका एटॉमिक नंबर जिस एटम की बात हो रही है, और लिथियम का कितना होता है 3,
तो ये कटिंग करके कितना आएगा 3। जब रेशियो बनाओगे तो ये आ जाएगा 3:1। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखेंगे। ये किसका फोन कर रहा है? छोटा बोल मेरा टेलीग्राम क्या है?